मधु एक मध्यम परिवार की अप्सरा समान खूबसूरत युवती थी। उसके पिता का अपना छोटा सा कारोबार था। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जब मधु घर से निकलती तो लड़के दिल थाम कर रह जाते थे। मधु को इस बात का एहसास था कि वह बहुत हसीन है, इसीलिए वह और भी नजाकत से चलती थी। एक एक कदम बड़े सोच समझ कर उठाती थी। जब उसके चलने पर लड़कों के दिलों पर सांप लौट जाता था और वे दिल थाम कर रह जाते और आह भरते, तो यह सब देखकर उसे बड़ा आनंद मिलता। वह उन्हें और भी जलाती और आनंद महसूस करती थी। यही कॉलेज के छात्रों का भी हाल था। कॉलेज के मनचले छात्र भी उसे देखकर आह भरकर रह जाते थे, लेकिन मधु एक ऐसी चिड़िया थी जो किसी के हाथ नहीं आ रही थी। मधु के पिता मदन लाल के एक मित्र थे अवधेश। उनका बेटा था राजेश। कारोबार के सिलसिले में अक्सर राजेश मधु के घर पर आया करता था। राजेश भी हसीन मधु का दीवाना था। मधु एमए की छात्रा थी। 18 को पार कर चुकी थी, जवानी से भरपूर थी, लेकिन अपने यौवन की हवा अभी तक उसने किसी को लगने नहीं दी थी। राजेश जब भी मधु के घर आता था तब वो उसको तरह तरह से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता था, मगर मधु उसकी ओर ध्यान ही नहीं देती थी। एक दिन राजेश ने हिम्मत दिखाई। मधु उसके लिए चाय लेकर आई थी। कमरे में उनके अतिरिक्त कोई और नहीं था। एकाएक राजेश ने मधु को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मधु ने चीखने को मुंह खोलना चाहा तो राजेश ने और भी हिम्मत का प्रदर्शन किया। उसने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। ओह, मधु की हालत खराब हो गई। उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ इस प्रकार की हरकत भी हो सकती है। कुछ पल इसी तरह से गुजर गए। मधु के सारे शरीर में एक अजीब प्रकार की झुरझुरी सी दौड़ गई। कई पलों तक उस स्थिति में रहने के बाद राजेश ने मधु को छोड़ दिया और फिर वो बोला, आई एम सॉरी मधु, मैं अपने आप पर काबू न पा सका। तुम्हारे हुस्न ने मुझे दीवाना बना दिया था। मगर मधु चुपचाप खड़ी रही। उसकी स्थिति बड़ी ही अजीब थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। राजेश ने फिर कुछ नहीं कहा। वह सोफे पर बैठा और चाय पीने लगा। आपने यह अच्छा नहीं किया, काफी देर बाद मधु ने कहा। मधु घर में अकेली थी। उसकी माँ तो थी नहीं। उसकी माँ की मृत्यु कई वर्ष पूर्व हो चुकी थी। उस दिन राजेश चाय पीकर चला गया। राजेश ने इस कृत्य के बाद मधु के तन बदन में आग लगा दी थी। कुंवारी लड़की के साथ यदि कोई इस तरह की हरकत कर दी तो उसकी क्या हालत होती है, यह वही जानती है। कई दिन तक राजेश मधु के घर नहीं आया। वह यह देख रहा था कि उसने इस हरकत की शिकायत की है या नहीं। अगर शिकायत की होगी तो अवश्य उसके पिता शिकायत करेंगे, मगर मधु ने अपने पिता से कोई भी शिकायत नहीं की थी। एक सप्ताह बाद राजेश मधु के घर आया। जब वह घर आया तो उस समय मधु स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजेश को आया देखकर वह विद्यालय जाने से रुक गई। मदन लाल जी हैं? राजेश ने मधु की ओर देखते हुए कहा। वे तो कहीं गए हैं। ओह, क्या बात थी? वैसे भी आपको उनसे काम था? राजेश ने कहा। मिस मधु, यस। राजेश ने कहा, मैं आपसे माफी मांगने आया था। उस दिन ना जाने किस धुन में मैं आपके साथ वह हरकत कर बैठा था। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। मधु की चुप्पी से राजेश को बल मिला। उसने फिर एक बार वही हरकत कर दी, मगर आज मधु ने कोई विरोध नहीं किया तो राजेश को और भी बल मिल गया। वह मधु के साथ वहीं बिस्तर पर लुढ़क गया और फिर राजेश की वह इच्छा पूरी हो गई जिसकी उसे चाह थी। उस दिन राजेश कई घंटों के बाद मधु के घर से गया था। अब जब भी राजेश की इच्छा होती वह मधु के घर आ जाता। मधु अब कोई विरोध नहीं करती थी। इस तरह से एक वर्ष बीत गया। उन दोनों ने कभी शादी करने की बात नहीं सोची थी। शायद मदन लाल को उनकी इस हरकत का पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने आनन फानन में मधु का विवाह पास के ही नगर में व्यापारी के बेटे से कर दिया। उसका नाम था विजय। वह अकेला था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। विजय मधु को ब्याह कर अपने यहाँ ले आया। मधु हसीन तो थी ही, उसने विजय के मन को मोह लिया था। विजय ने पहली रात मधु को पास बैठाते हुए कहा, मैं कोई शायर या लेखक तो नहीं कि उनके बातों से तुम्हारी तारीफ करूं। मैं सीधा साधा सा इंसान हूं। बस इतना कहूंगा कि तुम बेहद ही खूबसूरत हो। मैं आज अपना सब कुछ तुम्हें सौंप रहा हूं।
एक पल रुककर उसने कहा, मधु, आज की रात मैं एक बात और कहूँगा। आज से पहले मैंने या तुमने कुछ भी किया हो उसका हम जिक्र नहीं करेंगे, ना ही हम किसी से पूछेंगे। और हाँ, आज के बाद सदा के लिए एक दूसरे के बनकर रहेंगे। सुहाग से तेज लाल से लिपटी हुई मधु ने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा, केवल गर्दन हिला दी। विजय ने अचानक लाइट का बटन ऑफ कर दिया। अगले ही पल कमरे में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे कमरे का वो दोनों लाभ उठाने लगे। मधु को जो ससुराल मिला था उसमें उनके अलावा कोई और भी न था। वह थी और उसका पति विजय। विजय का अपना छोटा सा व्यापार था। जब से विजय का विवाह मधु के साथ हुआ था तब से विजय 8 बजते ही घर लौट आता था और वे एक दूसरे में खो जाते थे। दिनों दिन प्यार बढ़ता गया। सब कुछ बड़े अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन जैसे ही विजय अपने काम पर गया वैसे ही राजेश घर आ गया। राजेश को देखकर मधु घबरा गई। वह कई पलों तक एकटक उसे देखती रही, फिर बोली, राजेश, तुम यहाँ किस लिए आए हो? राजेश ने कहा, मैं पहली बार तुम्हारे घर पर आया हूँ और तुमने मुझे बैठने तक को नहीं कहा। ऊपर से पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। देखो, मैं यहाँ अपने ससुराल में बड़े आराम से हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे सुखी जीवन में किसी तरह का विघ्न पड़े। मधु के स्वर में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं तुम्हारे सुखी जीवन में विघ्न क्यों डालूंगा भला? उसने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या? मधु, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्या कोई अपने पहले प्यार को यूं ही भुला देता है? कभी कभी तो मेरा भी हक बनता है तुम पर। तुम चले जाओ प्लीज। मधु ने कहा, चला जाऊंगा। राजेश ने कहा, बिल्कुल चला जाऊंगा। तुम आओ तो। मधु चाहकर भी राजेश को रोक ना सकी। वह इस बात से डर रही थी कि यदि उसने विरोध किया तो राजेश उसके पति से उसके विषय में सब कुछ बता न दे। राजेश अपनी इच्छा पूरी करके चला गया। मधु के इस डर का लाभ अब राजेश हमेशा उठाने लगा। वह कभी भी वहां आ जाता और मधु को अपनी बाहों में भर लेता और अपनी इच्छा पूरी करके वहां से चला जाता। जब भी राजेश घर आता था तब मधु पूरी तरह से घबरा जाती थी। उसे इस बात का भय था कि यदि किसी दिन विजय आ गया तो क्या होगा। उस दिन राजेश करीब 11 बजे घर आया था। उसने आते ही मधु को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी बाहों में उठाकर मधु को अंदर ले गया। वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी बाहर से किसी ने द्वार खटखटाया। कौन है? मैं हूँ। बाहर विजय की आवाज आई। मधु बहुत जल्दी में उठकर खड़ी हुई, कपड़े ठीक किए और राजेश कुर्सी पर बैठ गया। मधु ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, बाल बिखरे हुए थे, सांसें उभरी हुई थी। मधु की इस हालत को देखकर राजेश ने कहा, क्या बात है मधु? कुछ नहीं, कुछ तो नहीं विजय। विजय ने कहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, मैं कहाँ घबराई हूँ। विजय और मधु दोनों अंदर आ गए। अंदर बैठे हुए राजेश को देखकर विजय सब कुछ समझ गया और उसकी ओर देखते हुए बोला, यह कौन है? मधु ने बताया, यह हमारे यहाँ से आया है। डैडी ने इसे खबर लेने के लिए भेजा है। अच्छा, तो यह बात है। मधु ने चाय बना दी। विजय और राजेश ने साथ साथ चाय पीने के लिए बैठ गए। राजेश चला गया और उसके साथ ही विजय भी चला गया। विजय ने ना तो मधु से कुछ कहा और ना ही उसने राजेश से कुछ कहा, लेकिन उसके मन में शंका ने घर कर लिया था। अब वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की फिराक में रहने लगा। 1 महीने बाद जैसे ही विजय घर से निकला, राजेश आ गया। उसने फिर से मधु को अपनी बाहों में भर लिया। राजेश, हाँ मधु, तुम मेरे सुखी जीवन में आग लगाने पर तुले हुए हो, वह बोली। उस दिन विजय को शक हो गया था और यह बात और है कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा। भगवान के लिए तुम यहाँ मत आया करो। अच्छा मधु, राजेश ने कहा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। और उसने मधु के बार बार मना करने के बावजूद भी उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जब वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे तब किसी ने दरवाजे पर ठोकर मारी। दरवाजा खुल गया। सामने विजय खड़ा था। कोई भी पुरुष जब अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में देखता है उस समय उसकी जो हालत होती है वह हालत उस समय विजय की थी। राजेश गर्दन नीचे करके खड़ा था। उसने अपने वस्त्र ठीक किए और बाहर निकल गया। इधर विजय ने कई थप्पड़ मधु के गालों पर रसीद दिए। बेशर्मा हया, विजय ने कहा, मैं समझ तो उसी दिन गया था कि तुम मेरी इज्जत बर्बाद कर रही हो, लेकिन उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा था। अब बोलो, तुम क्या चाहती हो? जी तो कर रहा है कि तुम्हें गोली मार दूं। मार दो गोली विजय, मधु ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ। तुम जो चाहो
तुम कर सकते हो, मैं उफ भी ना करूँगी। लेकिन सच तो ये है कि हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। हम चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, मगर हो ना पाई। मधु, आज मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, विजय ने कहा। मैंने पहली रात ही तुमसे कहा था कि शादी के पहले हमने जो कुछ भी किया है हम उसे भूल जाएंगे। याद रखना, यदि आज के बाद तुमने कोई गलती की तो मेरा चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मधु ने कहा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर जिंदगी अच्छे से गुजरने लगी। विजय ने काफी दिनों तक छुप छुप कर देखा, मगर उसे कोई गलती न नजर आई, न ही उसने राजेश को आते देखा। मधु ने विजय के प्यार में किसी किस्म की कोई कमी ना पाई। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह राजेश से कभी ना मिलेगी। उसने पूरी निष्ठा के साथ विजय की बनकर रहने का निश्चय किया। लेकिन तभी एक दिन एक अजीब घटना घट गई। गर्मियों के दिन थे। दोपहरी में अचानक मोहल्ले का एक गुंडा टाइप लड़का उनके घर में घुस आया। उसका नाम रोबिन था। उसने आते ही मधु के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वह चिल्ला ना सके और वहीं बिस्तर पर ढकेल दिया। बेचारी मधु बेबस हो गई। एक बार उसका सील फिर से भंग हो गया। राजेश के चंगुल से छूटी तो रोबिन के चंगुल में फंस गई। जब वो मर्जी होती वह मकान में आ जाता और मधु को दबा लेता। मोहल्ले में उसकी खिलाफत करने वाला कोई भी न था। उस दिन जब रोबिन ने मधु को दबोच रखा था, वहाँ विजय आ गया। विजय ने जब यह देखा तो उसे बर्दाश्त न हुआ। उसने वहीं पड़े हुए एक डंडे से रोबिन पर वार कर दिया। रोबिन ने चाकू निकाला और विजय के पेट में घुसेड़ दिया। विजय की आंत बाहर आ गई और वो वहीं लुढ़क कर ढेर हो गया। रोबिन वहाँ से यह कहता हुआ भाग गया, खबरदार, अगर मेरा नाम लिया तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। मधु रोने पीटने लगी। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों के पूछने पर उसने बताया कि कुछ लोग घर में घुस आए थे। वे लूटना चाहते थे। इन्होंने विरोध किया तो उन्होंने चाकुओं से इसे गोद डाला। लाश को पुलिस उठाकर ले गई। पोस्टमार्टम के बाद उसे लाश मिली और उसने जला दी। अब मधु नितांत अकेली रह गई थी। उसके पास कुछ भी न रह गया। विजय का जो कुछ भी था सब उसी का था, लेकिन उसका वह करेगी क्या? व्यापार करने वाला तो कोई नहीं रह गया था। राजेश फिर आने जाने लगा। एक दिन उसने राजेश के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। राजेश, विजय के इस व्यापार को तुम समेट लो और मुझसे शादी कर लो। शादी की क्या जरूरत है मधु? राजेश ने कहा, मैं तुम्हारा हूँ ना, मैं तुम्हारा व्यापार देख लूंगा। मधु को अब राजेश से नफरत हो गई। एक दिन उसने राजेश के चाय में बहुत सी नींद की गोलियां डाल दी। राजेश उसके घर से निकला और वो बस में बैठा था और वहीं बैठा का बैठा ही रह गया। दोबारा उठ ना सका। किसी को भी पता ना चल सका कि राजेश को किसने मारा। अब मधु इंतकाम पर उतर आई थी। राजेश के बाद उसने रोबिन से शादी का प्रस्ताव रखा। रोबिन ने भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब उसने एक दिन बड़ी सफाई से रोबिन को भी ठिकाने लगा दिया और वह फिर किसी नए युवक को फंसाने के लिए सोचने लगी। उसी मोहल्ले में एक युवक को उसने अपने जाल में फंसाकर रंगरलियां मनाने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।